करण का गुस्सा मतलब अनामिका की पिटाई। शादी के 1 साल के अंदर ही अनामिका की जिंदगी से सब खुशी जा चुकी थी। बस करण के साथ वो एक नाम का रिश्ता जी रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हर बार यही समझाया कि बेटा, शादी के शुरुआत पे थोड़ी दिक्कतें आती है, कुछ सालों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और जब एक बच्चा हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अनामिका बहुत हिम्मत करके बिस्तर से रसोई तक आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। करण के नाश्ते में देरी ना हो जाए इसलिए उसने चाय भी नहीं पी और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। 9 बजते बजते उसने करण के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार करके खाने की मेज पर रख दिया और जल्दी से कमरे की तरफ गई। करण जाग गया था और बाथरूम में चला गया था। अनामिका ने जल्दी से उसके कपड़े और घड़ी रुमाल सब बेड पर रख दिया और बाहर आकर उसके जूते पॉलिश करने लगी। करण कमरे से तैयार होकर आया और आते ही चिल्लाने लगा, कोई काम तुमसे सही से होता ही नहीं, मेरे मोजे कौन देगा? तुम्हारा बाप, सॉरी भूल गई, अभी देती हूँ, अनामिका ने कहा और कमरे से मोजे लाकर करण को दे दिया। करण लंच लेकर ऑफिस के लिए चला गया। करण के जाने पर अनामिका सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। इस रिश्ते में अब उसका दम घुटता था। करण छोटी छोटी गलतियों पर अनामिका की बुरी तरह पिटाई कर देता था। कल उसकी छोटी सी गलती के लिए करण ने कितने बुरे तरीके से उसे मारा, और गलती भी क्या थी, यही कि उसके दोस्त की जिद करने पर अनामिका उन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बस यही गलती थी उसकी। हर बार ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर अनामिका पर हाथ उठा देना अब करण की आदत हो चुकी थी। अनामिका आज पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसमें ये सब और सहन करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अभी माँ को फोन लगाया, कहा, माँ अब बर्दाश्त नहीं होता, माँ अब मैं करण के साथ और नहीं रह सकती, वो इंसान नहीं हैवान है, अब बहुत हो गया, माँ अब नहीं। तब सविता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, शादियां ऐसे ही बोल देने से नहीं टूट जाती, सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा माँ? जब मैं मार खाते खाते मर जाऊंगी तब, अनामिका ने गुस्से में कहा। ऐसा मत बोल बेटा, थोड़ा समय दे, इस रिश्ते को सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैंने गलती की आपको फोन करके, आप जैसे माँ बाप की ही बेटियां मार दी जाती हैं, उसके बाद बैठकर आप लोग रोते हैं। रहने दीजिए माँ, मैं अपनी जिंदगी अपने आप देख लूंगी। इतना कहकर अनामिका ने फोन काट दिया। सविता जी ने अनामिका के पिताजी रविकांत जी से कहा। उन्होंने करण के पिताजी मनोहर जी को फोन करके सारी बात बताई। मनोहर जी ने कहा, माफ कीजिएगा रविकांत जी, मैं अभी करण से बात करता हूँ और उसे समझाता भी हूँ। इतना कहकर मनोहर जी ने फोन रख दिया और दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट की टिकट ले ली। शाम में जब अनामिका खाने की तैयारी कर रही थी तभी घर की बेल बजी। उसे लगा करण आ गया होगा। उसने तेजी से जाकर दरवाजा खोला। सामने मनोहर जी और अपनी सास कुमुद जी को देखकर वो चौंक गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? मनोहर जी ने कहा, नहीं, सब ठीक ही तो नहीं है, वही ठीक करने आए हैं। क्या हुआ पापा जी? अनामिका ने पूछा। बताएंगे, करण ऑफिस से आ गया? नहीं पापा जी, बस आते ही होंगे, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में चली गई। कुमुद जी अनामिका को ध्यान से देख रही थी। अनामिका के रसोई में जाने के बाद उन्होंने मनोहर जी से कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। मनोहर जी ने कहा, बहू से मांग लो। कुमुद जी ने कहा, नहीं, मैं ही जाती हूँ, देखो तो बहू ने रसोई को कैसा रखा है। इतना कहकर वो रसोई में आ गई। अनामिका ने रसोई में कुमुद जी को देखकर कहा, मम्मी जी कुछ चाहिए क्या? कुमुद जी ने कहा, हाँ बेटा, पानी चाहिए। तो मम्मी जी आवाज लगा देती, मैं लेकर आती ना। अनामिका ने पानी देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बूढ़ी नहीं है तेरी सास जो 1 गिलास पानी भी ना ले सके। कुमुद जी हंसते हुए अनामिका की ओर देखकर बोले। अनामिका ने बस छोटी सी मुस्कान दे दी। मम्मी जी, ऐसे अचानक आप लोग दिल्ली आ गए, क्या बात है? अनामिका ने कुमुद जी से पूछा।
बता नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी कुछ बताते नहीं है, बस कहा कि सामान रखो और मैं आ गई। आपने पूछा नहीं? अनामिका ने कहा, नहीं बेटा, हमारे घर में औरतों को सवाल करने की इजाजत नहीं है। कुमुद जी के मुंह से यह सुनकर अनामिका को अजीब सा लगा। तभी मनोहर जी ने आवाज दी, अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? कुमुद, और कितनी देर लगेगी? मनोहर जी की कड़क आवाज सुनकर कुमुद जी की मुस्कान गायब हो गई और वो तेजी से चाय लेकर जाने लगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर वापस आ गई और अनामिका से कहा, चाय लेकर जाने को। अनामिका चाय लेकर गई, लेकिन वो अपनी सास की बातों से सोच में पड़ गई थी और उसके ससुर जी के आवाज लगाने पर कुमुद जी का यूं डर जाना अनामिका समझ नहीं पा रही थी। अनामिका के पीछे ही कुमुद जी भी आ गई और माहौल को बदलने के लिए कहा, बहू तुमने तो अपने घर को बहुत अच्छे से रखा है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? कुमुद जी ने मनोहर जी से पूछा। हाँ, बहू ने तो घर को अच्छे से रखा है, लेकिन हमारे बेटे को अपना घर सही से रखना नहीं आया अभी तक, मनोहर जी मोबाइल में देखते हुए बोले। अनामिका कुछ समझ पाती तभी उसका फोन और दरवाजे की घंटी साथ में बज पड़ी। अनामिका दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी कुमुद जी ने कहा, बहू तुम फोन उठा लो, दरवाजा मैं खोलती हूँ, करण हमें सामने देखकर चौंक जाएगा। अनामिका ने फोन देखा तो सविता जी का कॉल था। उसका मन तो नहीं था, लेकिन सास ससुर की वजह से फोन लेकर कमरे में आ गई और फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ माँ, अब आप क्यों फोन कर रही हैं? मैंने कहा ना कि मुझे अब आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। सविता जी ने कहा, बेटा सुन तो ले, तेरे पिताजी ने करण के पिताजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो इस पर करण से बात करेंगे, तो परेशान ना हो बेटा। अब अनामिका को मनोहर जी की वो बात समझ में आ गई कि हमारे बेटे को अभी तक अपना घर सही से रखने नहीं आया। ठीक है माँ, मेरे सास ससुर आए हुए हैं, मुझे खाना बनाना है, आपसे कल बात करती हूँ, कहकर अनामिका ने फोन कट कर दिया और हॉल में चली गई। करण ने जब अपने मम्मी पापा को देखा तो वो भी हैरान रह गया। मम्मी पापा, आप लोग अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? करण ने मनोहर जी और कुमुद जी को देखकर पूछा। सब ठीक ही तो नहीं है बेटा, मनोहर जी ने करण को गले लगाते हुए कहा। क्या हुआ पापा जी, बताइए तो, क्या बात है? अरे नहीं बेटा, ऐसी मजाक कर रहा था। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे पास नहीं आ सकते क्या? आने से पहले तुझसे परमिशन लेनी होगी क्या? मनोहर जी ने हंसते हुए कहा। नहीं पापा, कैसे बात कर रहे हैं? ये तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, अनामिका ने कहा। मनोहर जी ने अनामिका को देखते हुए कहा, बहू मुझे पता है कि ये मेरा ही घर है, तुम मुझे मत बताओ और मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनामिका को झटका सा लगा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में चली गई। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। उधर करण और मनोहर जी भी कपड़े बदलकर खाने की मेज पर बैठ गए और कुमुद जी रसोई में अनामिका के पास आ गईं। ला बहू, मैं भी कुछ मदद कर दूं, कुमुद जी ने कहा तो अनामिका ने कहा, नहीं मम्मी जी, सब हो गया है, आप भी खाने के लिए बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, पहले घर के मर्द खाएंगे, उसके बाद मैं और तुम खा लेंगे। मुझे पता है बहू तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तेरे ससुर जी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो बेटा तू कुछ दिन थोड़ा संभाल लेना, फिर हमारे जाने के बाद तुम और करण साथ बैठकर खाना खाना। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा। तभी मनोहर जी ने आवाज लगाई, और कितनी देर, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? अनामिका और कुमुद जी ने जल्दी जल्दी सारा खाना लाकर मेज पर रख दिया और कुमुद जी मनोहर जी को खाना परोसने लगी। अनामिका अपनी सास को गौर से देख रही थी, जैसे वो करण के कामों को करने में डरा करती है, ठीक
वैसे ही कुमुद जी भी डर डर कर मनोहर जी को खाना परोस रही थी। तुम्हें क्या हाथ जोड़कर बोलूं, तब खाना परोसोगी, करण ने अनामिका से गुस्से में कहा। अनामिका ने भी जल्दी जल्दी करण को खाना निकाल कर दिया। करण के ऐसा बोलने पर कुमुद जी करण को हैरान होकर देखने लगे। तभी उनसे थोड़ी सी दाल मनोहर जी के कुर्ते पर गिर गई। मनोहर जी तेजी से उठे और कुमुद जी को देखते ही देखते एक जोर का चाटा जड़ दिया। अनामिका सुन सी खड़ी रह गई और कुमुद जी तेजी से रसोई में जाकर कपड़ा ले आई और दाल साफ करने लगी। अनामिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो उसकी सास में खुद को देख रही थी और अपने ससुर में करण को। तभी उसके गाल पर भी एक जोर का चाटा पड़ा, जिससे वो गिरते गिरते बची। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कब से आवाज दे रहा हूँ, थोड़ी सब्जी दो। खड़े खड़े ख्यालों में खो गई हो, होश में आ जाओ, करण ने चिल्लाते हुए कहा। अनामिका ने जल्दी से कटोरी में सब्जी दी और सब्जी लेकर आती हूँ कहकर रसोई में चली गई। कुमुद जी भी अपने बेटे की ये करतूत देखकर हैरान सी रह गईं। वो कपड़े को रखने के लिए रसोई में आ गई। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को देख रोने लगी और अपने आंसू पोंछकर खाने की मेज के पास जा पहुंची। अनामिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ उसे लगा था कि उसके ससुर जी करण को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। उसे तो करण अपने ससुर जी का ही दूसरा रूप लगने लगा था। खाना खाने के बाद मनोहर जी ने करण से कहा, बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अपना घर अच्छे से चलाना नहीं आया बेटा। क्या हुआ पापा, क्या कर दिया है मैंने? करण ने आश्चर्य से मनोहर जी से पूछा। बेटा मेरी शादी को 35 साल हो गए। 30 साल से तुम भी देख रहे हो, आज तक तुम्हारी माँ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर की बात अपने मायके में बता सके। और तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी? क्या पापा, साफ साफ कहिए ना। बेटा तुम्हारी बीवी को तो अभी 1 साल ही हुए हैं और वो अपने माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करने लगी है। तुम अपनी बीवी को इतना भी कंट्रोल नहीं कर सके। तुम मेरी ही औलाद हो ना। यही सीखा 30 सालों में तुमने मुझसे। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे फोन किया था और तुम्हें समझाने को कहा, वही करने आया हूँ। संभाल लो अपनी पत्नी को। मनोहर जी की ये बातें सुनकर अनामिका का डर से बुरा हाल हो गया था और करण भी गुस्से से उसे देख रहा था। कुमुद जी तो बेजान सी हो गई, ये जानकर कि उनके बेटे का स्वभाव भी उनके पति की ही तरह है। मनोहर जी अपने कमरे में चले गए। करण भी गुस्से में अनामिका को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। अनामिका डर के मारे हिल भी नहीं रही थी। सबके जाने के बाद कुमुद जी अनामिका के पास आई और उससे गले लगाकर रोने लगी। अनामिका भी कुमुद जी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अनामिका के रोने की आवाज कमरे में न चली जाए, इस डर से कुमुद जी अनामिका को लेकर रसोई में आ गए। अनामिका लगातार रोए ही जा रही थी, साथ में कुमुद जी भी रोने लगी। वो रोते रोते बोलने लगी, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि करण भी अपने बाप की ही तरह निकलेगा। नहीं तो मैं मर भी जाती तब भी कभी उसकी शादी नहीं होने देती। मैं नहीं चाहती थी कि जिस घुटन भरे रिश्ते में मैं जीती आई हूँ उसमें कोई और भी जिए। मेरी परवरिश में ही कहीं कमी रह गई बेटा। जो मेरा बेटा मेरे इतने समझाने के बाद भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, ये सब मेरी ही गलती है। अगर आज से 35 साल पहले मैंने इनके खिलाफ आवाज उठा ली होती तो आज तेरी भी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। मम्मी तो आपने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों अपने घर में नहीं बताया? अनामिका ने कुमुद जी से पूछा। बताया था बेटा, अपने माँ बाप दोनों को बताया था, लेकिन उनका कहना था कि शादी के शुरुआत में सबको थोड़ी दिक्कत आती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। 2-3 साल तक जब कुछ नहीं बदला, फिर जब कहा तो कहने लगे एक बार एक बच्चा हो जाने दो, फिर पक्का सब ठीक हो जाएगा। मैंने बच्चा भी कर लिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर करण बड़ा होने लगा और उसके भविष्य की वजह से मैं इस रिश्ते में बंधी रह गई।
कुमुद जी इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अनामिका भी उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर अचानक कुमुद जी ने अपने आंसू पोंछे और अनामिका को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा, बेटा मैं तो घुट घुट कर जीती रही लेकिन तुझे नहीं जीने दूंगी। तू चली जा बेटा, तू करण को छोड़कर चली जा। मैं तो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन तू तो काफी पढ़ी लिखी है। तू नौकरी करके अपनी जिंदगी बिता सकती है। और हाँ बेटा, तू करण से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेना। चली जा बेटा, चली जा यहाँ से। ऐसे घुटन वाले रिश्ते में जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है बेटा। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं। यहाँ तो अपने मन से सांस लेना भी मुश्किल है। तू चली जा यहाँ से। और मम्मी जी आप कब तक ऐसे ही जीती रहेंगी? अनामिका ने कुमुद जी को देखकर कहा तो कुमुद जी उसे देखती रह गए। फिर हंसकर कहा, बेटा अब मैं कहाँ जाऊंगी? जब माँ बाप जिंदा थे तब तो वे ले नहीं गए। अब भला मुझे कौन रखेगा? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ मम्मी जी, आपकी बेटी तो है ना, हम दोनों एक साथ रहेंगे। मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं जाना, वे फिर मुझे यहाँ भेज देंगे। हम दोनों ने ये घुटन वाली जिंदगी देखी है, इसलिए हम दोनों ही इससे आजाद होने का एहसास समझ सकते हैं। मम्मी और कोई नहीं समझेगा हमारे दर्द को। चलिए मम्मी, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। मैं आपकी बेटी जैसी आपकी देखभाल करूंगी। मम्मी ये लोग इंसान नहीं हैवान हैं। मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग आपके साथ क्या करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है। तू चली जा, तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कुमुद जी ने अनामिका से कहा तो अनामिका ने साफ मना कर दिया। नहीं मम्मी जी, हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो साथ ही रहकर सब सहेंगे। आधी जिंदगी तो घुट घुट कर गुजार ही दिया मम्मी जी, अब बाकी की बची जिंदगी को कम से कम अच्छे से गुजार लीजिए। इस घुटन भरे रिश्ते से तो कुमुद जी भी आजाद होना चाहती थी, बस कभी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आज अनामिका के कहने पर उन्हें एक उम्मीद लिखी। और सही तो कह रही थी अनामिका, आधी जिंदगी तो ऐसे ही कट गई, अब जो थोड़ी सी जिंदगी बची है उसे तो खुलकर जी लो। उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब हम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगे। दोनों सास बहू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दोनों अपने अपने कमरे में गईं। मनोहर जी और करण दोनों सो चुके थे। अनामिका ने अपना सामान पैक किया और धीरे से कमरे से बाहर आ गई। कुमुद जी ने भी अपना बैग उठाया और दोनों उस घर से निकल गईं। अनामिका ने एक कैब बुक किया और दोनों एक होटल में जाकर रुक गईं। जब सुबह हुई और कुमुद जी और अनामिका दोनों घर में नहीं दिखी तो करण ने अनामिका को फोन किया। पहले तो अनामिका ने फोन नहीं उठाया, फिर जब करण ने लगातार फोन किया तो अनामिका ने फोन उठाया। फोन उठाते ही करण चिल्लाने लगा, कहाँ हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पापा को और मुझे चाय चाहिए। मम्मी कहाँ है? और ये बताओ तुम सुबह सुबह कहाँ सैर करने गई हो? घर आओ फिर तुम्हें बताता हूँ। कल रात भी मैं सो गया था इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा उड़ने लगा। जल्दी घर आओ। इतना बोलकर भी जब करण चुप नहीं हुआ तब अनामिका ने भी चिल्लाते हुए ही कहा, एक मिनट करण, थोड़ा सांस ले लो और अच्छे से सुनो। अपनी और अपने पिताजी की चाय खुद ही बना लो और हो सके तो अपना काम करना सीख लो, क्योंकि मैं और मम्मी जी ने खुद को तुम लोगों की गुलामी से आजाद कर लिया है। इतना कहकर अनामिका ने फोन कट कर दिया और करण का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने अपने पापा मम्मी को भी फोन करके बता दिया था। उसके पिताजी जब उसे समझाने लगे तो कुमुद जी ने फोन ले लिया और कहा कि आप अब अनामिका की चिंता मत कीजिए, हम माँ बेटी अपनी जिंदगी मजे से गुजार लेंगे। और फोन कट कर दिया। अनामिका ने एक नौकरी पकड़ ली और कुमुद जी भी घर में ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अनामिका की एक दोस्त वकील थी, उसने उन दोनों का तलाक भी करवा दिया।
कोर्ट के लिए भी ये एक अनोखा ही केस था, जहां सास और बहू एक साथ तलाक ले रही थी, इसलिए उनका तलाक भी जल्दी ही हो गया। उन दोनों सास बहू को एक घुटन भरे रिश्ते से आखिर आजादी मिल ही गई। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।